हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 5 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, और उसमें हमने एम्पलीट्यूड के लेकर के डिस्कस किया था कि जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस जब होता है तो ब्राइट डार्क ये फ्रिंजेस बनती है। और इन फ्रिंजेस कहाँ पर कब डार्क होगा कब ब्राइट होगा उसकी कंडीशन हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से निकाली थी। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी है इंटेंसिटी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होती है, जो डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी होती है, उसको हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। जब दो लाइट वेव आपस में, मान लो दोनों लाइट वेव की, एक की I1 है दूसरे की I2 इंटेंसिटी है, दोनों सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज करने के बाद वो जो है वहाँ पर एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिसाइड करेगी कि ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं थोड़ा सा समझाने के लिए कि यहाँ पर अगर हमने एक कॉन्सेप्ट अगर ऐसे लिया, हमने कहा कि मान लो यहाँ पर आपके पास स्लिट ऐसे लिया आपने, ये आपके पास स्लिट है, इसको आपने क्या किया, यहाँ पर आपने दो स्लिट ऐसे लिया आपने। ठीक है बेटा जी। और फिर आपने कहा कि सर यहाँ पर मान लो इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है, ऐसे ड्रॉ किया। फिर आपने इसको इस तरीके से लिया। आपने कहा सर यहाँ S1 था, यहाँ पर S2 था, और यहाँ से एक लाइट वेव चली, मान लो जा कर के यहाँ पर वो P पॉइंट पर आती है, और इस लाइट वेव की जो इंटेंसिटी आपने क्या लिया, I1 इंटेंसिटी लिया। और यहाँ से लाइट वेव चलेगी, दूसरी लाइट वेव जा कर के P पॉइंट पर मिलेगी, इसकी जो इंटेंसिटी लिया आपने वो I2 लिया। दो लाइट वेव है, दोनों की इंटेंसिटी, एक की I1 है एक की I2 है। तो इस पॉइंट P पर दोनों सुपर इम्पोज करके यहाँ पर IR बनाएंगे, इसे बोलेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और ये जो IR है, ये जो है I1 प्लस I2 के बराबर नहीं होगा। या तो ये जो IR है या तो किससे बड़ा होगा, I1 प्लस I2 से बड़ा होगा, या ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो I1 और प्लस I2 से छोटी होगी। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना कि भाई I1 और I2 ही जब जा रहे हैं पॉइंट P पर, तो इनका जो है मैक्सिमम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट I मैक्स I1 प्लस I2 है ना। ये मैक्स कर सकते हैं आप लोग, I1 प्लस I2, और I मिनिमम क्या होना चाहिए, I1 माइनस I2। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ठीक है ना। यही, और यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर वायलेट कर रही है। तो ऐसा नहीं होता है, वायलेट नहीं करती है, आपको देखने में लगेगा बट नहीं कर रही है। इसको मैं जब इंटेंसिटी का फार्मूला बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा। देखो मैंने क्या किया, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस इफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ए है ना, ए, तो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, आपको मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन होता है वो होता है, क्या होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। इसको के करके हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो अगर मान लो इन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर ए है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए है, और इंटेंसिटी IR है, तो IR क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और IR क्या होगा, के इंटू ए स्क्वायर होगा। ठीक है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू पता आपको है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, है ना बेटा जी, और प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस फाई। ये हर बच्चे को पता है क्योंकि के यहाँ अंदर नहीं रहेगा, सॉरी इसको हम निकालते हैं बाहर, ये के अंदर अभी नहीं रहेगा क्योंकि बाहर ही है। तो आपने क्या देखा, फिर आपने के को मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, तो आप देखो ये क्या होगा, ये जो पार्ट होगा के इंटू A1 स्क्वायर, ये अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका A2 है, तो आप क्या होगा, के इंटू A1 स्क्वायर क्या होगा I1, और के इंटू A2 स्क्वायर क्या होगा I2। ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा,
और अगर आपसे मैंने बताया था कि 2k इंटू A1 A2, इस पूरे टर्म को हमें आई में कन्वर्ट करना है तो हमें दो के चाहिए, क्योंकि यहाँ पर A1 यहाँ पर A2, A1 के पास भी के चाहिए और A2 के पास भी के चाहिए। तो हम इसे कैसे तोड़ देंगे, देखो यहाँ पर समझाते हैं आपको हम इस तरीके से। आप हमको इसको ऐसे तोड़ देंगे कि 2 जो कहते होगा रूट के इंटू A1, है ना, इंटू रूट के इंटू A2, ऐसे। और कॉस फाइव जो कहते होगा, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, ये तो है ही आपको, I1 हो गया या I2 हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो रूट के सिंपल के हो जाएगा, तो हमने के को दोनों A1 के साथ कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें A1 को कन्वर्ट करना है I1 में। अब A1 बाहर है, जब इसको रूट के अंदर लेके आओगे तो जाएगा 2√k A1 स्क्वायर हो जाएगा, जब A1 रूट के अंदर आएगा, और इंटू रूट के इंटू A2 स्क्वायर होगा, A2 अंदर आया तो, और इंटू कॉस फाइव जो कहते होगा बाहर है ये। अब देखो ये अंदर क्या है, ये I1 है और ये क्या है I2 है, तो आप कहोगे 2√I1 इंटू कॉस फाइव। इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि पूरा का पूरा टर्म आपका आई में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया कि अगर दो लाइट वेव, एक की इंटेंसिटी I1 है और एक की इंटेंसिटी I2 है, इन दोनों को अपने सुपरपोज कराया तो P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों के सुपरपोजिशन के बाद, पहली इंटेंसिटी प्लस दूसरी इंटेंसिटी प्लस 2I1 I2 इंटू कॉस फाइव, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब इसकी वैल्यू कब होगी मैक्सिमम? इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब आपका कॉस फाइव प्लस वन होगा, क्योंकि कॉस फाइव की जो वैल्यू है वो +1 से लेकर के -1 तक वेरी करती है। तो जब +1 होगा, ये होगा +1, तो पूरा का पूरा ये I1 प्लस I2 ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम। और जब कॉस फाइव की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो I1 प्लस I2 में से ये पूरा का पूरा टर्म माइनस होगा, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी और डार्क बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब कॉस फाइव की वैल्यू होगी -1 और कॉस फाइव की वैल्यू होगी +1, और फाइव की किस किस वैल्यू के लिए आपका कॉस फाइव +1 होगा, तो फाइव इक्वल टू रखोगे 0 तब भी +1 आएगा, फाइव इक्वल टू रखोगे 2π तब भी +1 आएगा, 4π 6π, मतलब ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब भी रखोगे फाइव की वैल्यू, तो आपको क्या देगा, वो हमेशा कॉस फाइव को +1 ही देगा। जिसका मतलब इन जनरल क्या बोलोगे, फाइव इक्वल टू 2nπ, मतलब यहाँ क्या रखोगे 2nπ रख करके n इक्वल टू 0 1 2 3 सारी वैल्यू के लिए +1 आपको मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो फाइव इक्वल टू को हम लिखेंगे जनरल, क्या लिखेंगे 2nπ, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा पी एन लैम्डा होगा। पता आपको है जब फेज डिफरेंस 2nπ होता है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा होता है। तो ये कंडीशन किसकी है, कंस्ट्रक्टिव की है, फाइव इक्वल टू 2nπ और डेल्टा पी इक्वल टू एन लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ रखते हैं, देखो आई मैक्स क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2, देखो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। ठीक है बेटा जी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 नहीं है, वो I1 प्लस I2 अब प्लस समथिंग 2√I1 इंटू I2, इसको आपने ऐड किया, इसको आप देखो ये किसका है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हो, रिजल्ट आपका वही आएगा। तो आई मैक्स ये आ गया आपका। याद रखिए हमेशा कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है ना। अब आते हैं मिनिमम पर। मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाइव की वैल्यू -1 होगी। अब -1 का मतलब होता है कि फाइव किस पर होता है, कॉस फाइव किस फाइव, कॉस फाइव इक्वल टू -1 कब होगा, फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइव इक्वल टू पाई, 3π 5π, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होनी चाहिए। तो आप कहोगे 2n प्लस 1 इंटू पाई, एन की वैल्यू रखोगे 0 तो आएगा पाई, रखोगे 1 आएगा 3π, ऐसे 2 3 4 5 रखते जाओगे, आपको पाई 3π 5π 7π ये सब मिलता जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। एंड करस्पॉन्डिंग फेज पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2n प्लस 1 λ/2 होगा, ये आपको पता है। तो फेज डिफरेंस और करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस, अगर दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस ये हो या तो पाथ डिफरेंस ये हो, तो पक्का है कि दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेंगी तो वहाँ पर डार्क
फ्रिंज बनेगी, वहाँ पर डार्कनेस आएगी। तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा जी, जब रखोगे मेन फार्मूले में यहाँ पर रखोगे -1, तो ये कर देगा इसको माइनस, तो I1 + I2 -2√I1 × I2, ठीक है ना। तो फिर क्या आ जाएगा बेटा जी, अगर ये आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिख सकते हो आप, आई मिनिमम क्या होगा तुम्हारा, आई मिनिमम क्या होगा, I1 + I2 -2√I1 × I2, तो मिनिमम ये आ गया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये आ गई है ना, अब मिनिमम आपकी ए आ गई, ठीक है ना। इन दोनों को आप याद रखिएगा। और जो इंटेंसिटी यहाँ कम हो रही है, कितना कम हो रही है, 2√I1 × I2, यही इंटेंसिटी इसमें ऐड भी हो रही है। तो जो आपने कहा कि इंटेंसिटी यानी एनर्जी कहीं बाहर नहीं निकल रही है, डार्क की एनर्जी, जो भी डार्क में जो भी एनर्जी कम हो रही है वो कहाँ शिफ्ट हो जा रही है, वो ब्राइट वाले में शिफ्ट हो जा रही है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर वैलिड हो रहा है। तो ये आपका आई मैक्स हो गया, ये आपका आई मैक्स, ये आपका आई मिनिमम, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है बेटा जी। अब अगर मान लो दोनों वेव की, जो आपने दोनों वेव लिया हुआ है, या आपने मान लो पहली वेव लिया हुआ है, या आपने मान लो दूसरी वेव लिया है, ऐसे है ना, ये यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है, इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी भी क्या है आपकी I0, दोनों की I0 है, तब क्या होगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंटरफेरेंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वेव्स, ठीक है, रख लेते हैं। हमको पता है कि हमारा जो मेन इक्वेशन आपका यही है, इसको लेके चलेंगे, हमेशा रहेगा I1 I2 + 2√I1 I2 × cos phi। इफ I1 = I2 = I0, अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर है तो ठीक है, रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं I0, यहाँ पर I0, यहाँ पर I0, यहाँ पर I0, ठीक हो जाएगा, सम करोगे हो जाएगा 2I0, यहाँ पर I0, यहाँ पर I0, √I0 हो जाएगा सिंपल I0, 2I0 × cos phi। 2I0 का आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 + cos phi, और आपको बता दें कि 1 + cos phi की वैल्यू जो होगी वो 2 cos² phi/2 होगी। इसको अभी आप याद रखो तो आपको आगे चलकर हेल्प करेगा, ये इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो आपने क्या लिख दिया, 2I0 लिख दिया, 2 cos² phi/2 रख करके आपने देखा कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इन जनरल क्या आ गई, 4I0 × cos² phi/2। अब फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका आ गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब बताओ फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आई मैक्स क्या होगा, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होगा नहीं बेटा जी। और जहां पर क्या है, यही तो होगा ना, आई मैक्स निकाल चुके हो पहले, आई मैक्स आप यहाँ देखो ना, आई मैक्स का फॉर्मूला। लेकिन आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि I1 और I2 क्या है, I0 के बराबर है। तो यहाँ कर, आप यहाँ करके देख सकते हो इसको ऐसे, तो कैसे, √I0 + √I0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बोले इसको जब सम करोगे क्या हो जाएगा, √2√I0 का होल स्क्वायर, हुआ ना हुआ। अब इसको तोड़ दोगे, जब इसको ब्रैकेट हटाओगे तो हो जाएगा 4 × I0, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 4 × I0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेव की जो इंटेंसिटी है दोनों बराबर है, वो दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं और ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो जो ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होगी वो 4 × I0 होगी। फ्रिंज इज कंप्लीटली ब्राइट, जो फ्रिंज आपको मिलेगी ना ब्राइट फ्रिंज, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, पूरा का पूरा वो ब्राइट होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, आई मिनिमम क्या होता है, √I1 - √I2। यहाँ रखोगे I0, यहाँ रखोगे I0, I1 I0 है, I2 भी I0 है, रखोगे माइनस, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो डार्क फ्रिंज होगी वो कंप्लीटली डार्क होगी, उसमें 1% भी इंटेंसिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और आपने क्या किया, दो लाइट वेव, दो कोहेरेंट सोर्स लिया, उसमें से दो इंटेंसिटी आपने निकाला, एक I1 और I2, ठीक है ना। फिर इंटरफेरेंस कराया तो कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट बनेगा। लेकिन याद रखिए कि जो डार्क बना हुआ है, अगर I1 और I2 लिया आपने, अगर क्या है I1 I2 ले लिया आपने, सिंपल I1 लिया और I2 लिया, फिर सुपर इम्पोज आपने कराया, ठीक है ना। तो I1 और I2 लेने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, I1 लिया और क्या लिया बेटा जी, यहाँ से यहाँ पर I2 लिया।
अब जब यहाँ पर सुपर इम्पोज होगा, मान लो यहाँ पर बना डार्क, क्या बना आपका, ये डार्क बना, अगर मान लो, तो जो डार्क फ्रिंज बनेगी वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, थोड़ा बहुत होगी, बट ये ब्लर्ड होगा, ये क्या बोलते हैं कि डार्क ही माना जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ इंटेंसिटी होगी। जब दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है तब रिजल्टेंट डार्क जो आपका बनना उसके अंदर कुछ न कुछ इंटेंसिटी होगी। ब्राइट बनेगा, अगर ब्राइट बन रहा है तो इसके पास इंटेंसिटी तो मैक्सिमम है ही, लेकिन थोड़ी कम होगी, जो कम होगी वही तो इसमें होगी। मतलब ये पूरा का पूरा ब्राइट नहीं है और ये पूरा का पूरा डार्क है, इसकी कुछ इंटेंसिटी डार्क में है, लेकिन ये इसके कंपेयर में ये वाला डार्क कहलाएगा, ये वाला ब्राइट कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों की इंटेंसिटी आपने बराबर कर दी, दोनों की इंटेंसिटी आपने बराबर कर दी, तो जो डार्क होगा वो कंप्लीटली डार्क होगा और जो ब्राइट होगा वो कंप्लीटली ब्राइट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों की इंटेंसिटी आप सेम रखो, तो जो फ्रिंज पैटर्न है वो पूरा का पूरा जो ब्राइट होगा वो ब्राइट दिखेगा, डार्क होगा वो डार्क पूरा का पूरा, तो आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा और अच्छा एक्सपेरिमेंट आपका माना जाएगा। ठीक है ना बेटा जी? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कंप्लीटली डार्क और कंप्लीटली ब्राइट। ओके। एक होता है कंट्रास्ट रेशियो, बार बार पूछता है, उसका क्या होता है, आई मैक्स और आई मिनिमम का जो रेशियो उसके बोलते हैं कंट्रास्ट रेशियो। आई मैक्स ये है, आई मिनिमम ये है, और आपको पता है कि ये कितना है, A1 है, ये कितना है, A2 है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। तो आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन आपको ऐसे दिया हुआ है। तो कंट्रास्ट रेशियो या तो इंटेंसिटी पूछे या तो एम्पलीट्यूड में पूछे, दोनों का फार्मूला हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं कंट्रास्ट रेशियो, कई बार पूछा गया है, न्यूमेरिकल आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट आउट किया है। ठीक है बेटा जी? अब एक पॉइंट और दिया है मैंने, जैसे मान लीजिए आपने जो स्लेट लिया है, एक आपने जो ये स्लेट लिया है, ऐसे देखो, आपने कहा कि ये ऐसे आपने जो स्लेट लिया हुआ है और फिर आपका ये आपका स्क्रीन है ऐसे, तो ये जो इसका जो विड्थ है ये है W1, ये इसका क्या है, मान लो ये है W2। ठीक है ना? जितना ज़्यादा विड्थ होगा उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसमें जो लाइट निकलेगी I1 है ना। अगर विड्थ ज़्यादा है तो इसके अंदर से लाइट ज़्यादा निकलेगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर विड्थ इसकी ज़्यादा है तो इसमें जो लाइट निकलेगी उसकी भी क्या इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करती है क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट पर, जितना ओपन स्पेस होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो ये हमने लिखा है कि W1 और W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। सिंपल, दोनों अपने प्रोपोर्शनल है। W1 विड्थ ऑफ द फर्स्ट स्लिट, W2 विड्थ ऑफ द सेकेंड स्लिट। I1 पहले से इंटेंसिटी, I2 दूसरे से इंटेंसिटी, और ये क्या है, I1 होता है क्या हो, A1 स्क्वायर पता आपको है अपॉन A2 स्क्वायर। I1 होता है ना K A1 स्क्वायर, K A2 K से K कट जाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसको, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार शायद, या उसकी पिछली बार, तो आप लोग चेक कर लेना इसको, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आएगा तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है बेटा जी? तो ये तो हो गया इंटेंसिटी के बारे में। और एक देखिए, मैंने बताया था आपसे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अभी मैंने डिस्कस किया था, इसको देखो क्या है कि ये जो आपके पास लाइन है ये है फेज डिफरेंस की, और ये लाइन है आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसकी है। हमने ऐसा मान लिया कि दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर है, I1 I2 बराबर है, तो I मैक्स क्या होगा, 4I0 होगा, I मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिया, फेज डिफरेंस, यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर पाई लिया, यहाँ पर 2 पाई लिया, यहाँ पर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे ले लिया। फेज डिफरेंस लेफ्ट में भी लिया और राइट में भी लिया। दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस अगर 0 है तो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम 4I0 के बराबर। अब पाई पे आते हैं तो पाई पे क्या होगा, दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस अगर पाई है तो इंटेंसिटी होगी मिनिमम, इसलिए हमने यहाँ मिनिमम पॉइंट आउट किया। 2 पाई पे होगा मैक्सिमम, 3 पाई पे मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम हमने पॉइंट आउट, सारे के सारे जो रेड से हमने डॉट बनाए हैं वो कब होगा मैक्सिमम, कब होगा मिनिमम। फिर हमने सबको मिलाया तो आपने कहा देखो यहाँ पर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम 2 पाई पे, फिर 3 पाई मिनिमम, फिर एक ग्राफ आपका बनेगा। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब हर फ्रिंज की इंटेंसिटी बराबर होगी, इसका ये कहने का मतलब है सेंटर से आप दूर जाते जाओगे आपको फ्रिंजेज मिलती जाएंगी, और सारी की सारी फ्रिंजेज की जो ब्राइट इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी है वो सबकी बराबर होगी। देखो
ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है। ऐसा नहीं कि सेंटर से आप दूर जाओ तो जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी दूर जाने पर कम होगी स्क्रीन में, स्क्रीन पर ऐसा नहीं होता है। हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बराबर होती है, हर डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी भी क्या होती है, बराबर होती है। जो डार्क में इंटेंसिटी होगी वो अगले डार्क में होगी, वो अगले डार्क में होगी। तो इंटेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि डार्क में भी, यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि ब्राइट वाले में यूनिफॉर्म है। जो ब्राइट फ्रिंजेज होती है, सारी की सारी ब्राइट फ्रिंजेज की जो इंटेंसिटी है वो सेम होती है पूरी स्क्रीन पर। और जो डार्क होगा वो डार्क की भी जो भी इंटेंसिटी होगी, अगर होगी तो, वैसे तो यहां पर जीरो है। I1 I2 इज इक्वल टू, अगर I नॉट है तो जीरो आ गया। अगर I1 I2 और I नॉट के बराबर नहीं है तो कुछ आएगा, कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से क्या है कि इंटेंसिटी का जो ग्राफ है ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के केस में एनर्जी कंजर्व होती है, इसे अभी आपको प्रूफ करना है, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो आप ये बताइए, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ वी टेक आई मैक्स, कितना होता है बेटा आई मैक्स? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है। अभी तो पढ़ के आए हो ना। आई मैक्स क्या होता है, देखो यहां देखो, ये है ना आई मैक्स, ये किसी बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है। और आई मिनिमम क्या होता है? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। तो आप कहते हो सर कि देखा जाए आई मैक्स क्या होगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होगा एंड आई मिनिमम इतना होगा, आप जानते हो। देन एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी, आई मैक्स निकाल लिया, स्क्रीन पर जो आई मैक्स मिला उसको देख लिया आपने, आई मिनिमम जो मिला उसको देख लिया आपने, उसका एवरेज निकाला तो कैसे होगा? आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपान 2 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? देखो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो जो एवरेज इंटेंसिटी है, कौन सी इंटेंसिटी? एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, वो कितना होगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ये स्क्रीन पर इंटेंसिटी लाइट की मिली, लेकिन इंटेंसिटी जो गई थी वो कितनी गई थी? वो I1 गई थी और I2 गई थी। ठीक है ना? देखो मैं बनाता हूं यहां पर। अगर आपने कहा कि सर हमारे पास मान लो ये स्क्रीन यहां पर है और आपने कहा कि ये देखिए, आपने कहा कि सर यहां पर सॉरी स्लिट है और ये हमारी स्क्रीन है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो यहां से जो लाइट चली और यहां से जो लाइट चली, इनकी जो इंटेंसिटी है वो तो I1 I2 है ना? और यहां पर जो इंटेंसिटी मिली है ना, एवरेज क्या है? एवरेज, अगर एवरेज निकालना आपको है तो एवरेज कितना मिला बेटा जी? एवरेज मिला A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। क्योंकि आपने एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज निकालोगे एक डार्क और एक ब्राइट का एवरेज निकालोगे। तो मैक्सिमम कितना बना? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। कितना बना मिनिमम? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जब इसका एवरेज निकाले तो आपने कहा हमको क्या मिला? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये तो स्क्रीन पर एवरेज जो इंटेंसिटी गिरी। लेकिन इफ देयर वर नो इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस आपका क्या यहां पर इंटरफेरेंस हुआ है? नहीं, यहां पर I1 यहां पर I2, ये तो अलग अलग है। इफ देयर वर नो इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस एट एवरी पॉइंट ऑन द स्क्रीन वुड बी, कितना होगा? अगर इंटरफेरेंस ना हो कितना होगा? I1 प्लस I2 होगा। जो इंटेंसिटी कितनी, I इक्वल टू कितनी होगी? अलग अलग, I1 प्लस I2। ये किसके बराबर है? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो आप इसको देखो, इंटरफेरेंस के पहले टोटल इंटेंसिटी कितनी है? इंटरफेरेंस के पहले I1 प्लस I2, सिंपल। इंटरफेरेंस हो गया तो इंटरफेरेंस होने के बाद यहां पर जो एवरेज इंटेंसिटी है वो कितनी है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, वही तो है। तो एवरेज इंटेंसिटी और इंटरफेरेंस के पहले की इंटेंसिटी दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि जो इंटेंसिटी गई वही जो है स्क्रीन पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन आपको देखने में मिलता है कहीं पर डार्क कहीं पर ब्राइट। तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि जो फ्रिंज ब्राइट है, ज्यादा ब्राइट है, वो इसलिए है क्योंकि डार्क में से इंटेंसिटी निकल के ब्राइट में गई हुई है। वही यहां लिखा हुआ है, दिस स्टेब्लिशेस दैट in the interference pattern intensity of the light is simply redistributed, that is energy is transferred from the point of minimum intensity, जो minimum intensity है वहां से
एनर्जी निकली हुई है टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, किस में गई है, मैक्सिमम इंटेंसिटी में चली गई है। नो एनर्जी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस, हेंस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई थिंक आप इस बात से सेटिस्फाइड हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि 1 बाई 1 कैसे उसको डिस्कस करोगे आप, इसके बाद मैं अगले टॉपिक को लूंगा। ठीक है बेटा, इसको आप देख लो, इसको भी प्रॉपर मैंने डिस्कस किया था। मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर स्लिट है, ये आपका क्या है, मान लो मैंने रेड कलर से लेना है ये मान लो यहाँ पर। अब बेटा हमें देखना है कि थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, हम कैसे फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। जो स्क्रीन पर जो फ्रिंज बनती है उसकी अपनी एक विड्थ होती है, ठीक है ना, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैं बताता हूँ कि क्या होती है फ्रिंज विड्थ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है ना। देखिए पहले मैं समझा दूँ आपको, फिर मैं थोड़ा सा ले जाऊँगा आगे। ये आपके पास मान लो क्या बोलते हैं कि स्लिट आपका है ये, ठीक है ना, और ये स्लिट आपकी, ये हमने बीच में ये स्क्रीन आपकी है, ये यहाँ आपका मेन सोर्स होगा एस, है ना, इसमें से वेव फ्रंट निकलता हुआ जाएगा आगे। आपको पता है यहाँ पर वेव फ्रंट ऐसे आता है, तो यहाँ पर एक स्लिट, यहाँ पर एक वेवलेट्स आ गई, यहाँ पर एक वेवलेट्स आ गई, इसको बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं S2। तो यहाँ से भी वेव निकलेगी, उसे बोलते हैं कोहेरेंट वेव, ठीक है ना बेटा जी। अब जो आप कहोगे सर कि सेंटर पे क्या बनेगा, सेंटर पे जब दोनों वेव जाएंगी यहाँ से, देखो यहाँ से दोनों वेव कहाँ जाएंगे बेटा जी, सेंटर पे जाएंगे ऐसे, यहाँ से जाएंगे सेंटर में, दोनों इंटरफियर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब वेव इंटरफियर करती है तो जो फ्रिंज बनती है बेटा जी ना, ये जो फ्रिंज बनेगी यहाँ पर ऐसे, ये फ्रिंज आपकी बनेगी ब्राइट, क्योंकि इन दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। अच्छा, इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपको पता है कि ब्राइट और डार्क बनता है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो डार्क बनेगा। ब्राइट के बाद क्या है, डार्क आएगा, फिर क्या आएगा बेटा जी, फिर आपका ब्राइट आएगा यहाँ पर ऐसे, फिर क्या आएगा, फिर आपका डार्क आएगा, है ना, फिर क्या आएगा बेटा जी आपका, फिर आपका ब्राइट आएगा। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, आप इसको समझो इस बात को, ठीक है ना। ऐसे ये बनता जाएगा, अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्या है, ऐसे आपका डार्क ब्राइट बनता जाएगा, और उसको आप समझ जाओगे। तो इसके ऊपर क्या आने वाला, अब डार्क आने वाला है, फिर क्या आएगा बेटा जी, फिर आपका ब्राइट आने वाला है ऐसे। तो आप देखो बेटा जी, जैसे ऊपर जा रहा है वैसे फ्रिंजेस कहाँ बने, नीचे बनेंगे ऐसे, और हर पॉइंट पर ये दोनों वेव इस पर भी जाएंगे, इंटरफेरेंस होगा, इस पर भी होगा इंटरफेरेंस, जहाँ जहाँ ब्राइट हो रहा है तहाँ तहाँ इंटरफेरेंस होगा। तो दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 2n पाई के बराबर होगा, तभी ब्राइट बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो फ्रिंजेज बनी हुई है, क्या इनके पास अपनी विड्थ होती है, तो कहोगे सर बिल्कुल विड्थ होती है, इनके पास अपनी विड्थ होती है। तो इनकी विड्थ हम कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, विड्थ किसे बोलते हैं, सबसे पहले क्या करो कि सेंट्रल मैक्सिमा जो बना हुआ है, यहाँ से किसी ब्राइट की बात करो, किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट ले लो। मान लो हमने एक इसको ले लिया, इसको हमने एक ब्राइट ले लिया, एक ब्राइट हमने नहीं लिया, 2 ब्राइट हमने लिया। तो बताइए इस जो पहली ब्राइट है, जो पहले आई है ब्राइट, इस वाली ब्राइट, चाहे इसको ले सकते हो, या तो और इसको मतलब कोई 2 ब्राइट लेनी पड़ेगी आपको। तो हमने एक ब्राइट ए ले लिया, एक ब्राइट ए लिया, और दोनों ब्राइट ऐसी लो जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, ऐसा नहीं कि एक ब्राइट इसको लो और एक ब्राइट इसको ले लो, तब गलत हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ के कैलकुलेशन के लिए 2 ब्राइट लो या 2 डार्क लो, लेकिन दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। जैसे मतलब एक अगर डार्क ये लोगे तो इसके बाद डार्क आपको ये लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक डार्क ये ले लो या एक डार्क यहाँ ले लो, तो ये कंसेक्यूटिव दोनों डार्क आपके पास नहीं है, तो फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो कोई 2 ब्राइट लो जो कि कंसेक्यूटिव हो। तो आपने कहा हमने एक ब्राइट ए ले लिया और एक ब्राइट ए ले लिया। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि जो ब्राइट आपने लिया होगा उस ब्राइट का जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से कितना है, तो कहोगे सर निकालना पड़ेगा उसको। मान लो वो x1 है, क्या है बेटा जी, वो x1 है, मतलब ये जो आपने लिया हुआ है ब्राइट, इस ब्राइट की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से कितना है, x1 है। इसके बाद जो कंसेक्यूटिव ब्राइट आपका है उसका बताओ, यहाँ से
यहां से इसकी पोजीशन है सेंटर से वो x2 है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्या किया आपने, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट लिया, उन दोनों के बीच का क्या है सेपरेशन भी आपने कहा, एक का x1 है एक का x2 है। तो बड़ा कौन है x2 है, छोटा कौन x1 है। तो x2 माइनस जो x1 होगा वही फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। ये x2 माइनस x1 जो होगा वही क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। और लेकिन दोनों कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट होनी चाहिए, या दोनों डार्क, ये वाला डार्क ले लो तो सेंटर से डार्क की पोजीशन इसकी ले लो और इसकी ले लो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फ्रिंज विड्थ। अब बराबर आने वाला है ब्राइट वाले केस में और डार्क वाले केस में, दोनों केस में बराबर आने वाले हैं। तो यही हमें निकालना होगा। तो फ्रिंज विड्थ को निकालने के लिए हमें कोई भी अगर ब्राइट आपने लिया तो उस ब्राइट की आपका जो x1 है वो तो मालूम होना चाहिए ना, कि सेंट्रल से वो ब्राइट कितनी दूरी पर है, और जो दूसरा ब्राइट लोगे वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, कंसेक्यूटिव ब्राइट, तभी तो माइनस कर पाओगे ना। तो हमारा एम सबसे पहले क्या है कि पोजीशन निकालना, सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी ब्राइट की पोजीशन पहले निकालो। कि कैसे, हाउ कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज और एनी डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसका फॉर्मूला अगर आ गया तो फ्रिंज विड्थ निकालना आपके लिए आसान होगा। तो यही हम काम करने जा रहे हैं, x1 और x2 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक हमारे एम को आप समझ गए, वही कॉन्सेप्ट नीचे भी आएगा। तो वही मैं बताने जा रहा हूं। देखो आपने कहा कि हमें फ्रिंज विड्थ का करना है कैलकुलेशन, तो इसको मान लो कि ये आपका S1 है, इसको मान लो आपका S2 है। ए और बी यहां लिया है, कोई डरने की बात नहीं है। दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी लिया गया है। ये मेन सोर्स होगा, यहां से ऐसे वेव निकलकर यहां गई होगी, दो पार्ट में यहां डिवाइड होगी। तो आपको पता है कि पी पॉइंट पर दोनों वेव जाकर के मिल रही है ऐसे। तो पी पॉइंट जो है सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो अब देखते हैं कि पी पॉइंट पर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेव सुपर इम्पोज कर गई, तो आप कहोगे इन दोनों वेव के बीच का आपको निकालना होगा पाथ डिफरेंस। ऐसे ये पाथ डिफरेंस। तो पहला कितना होगा, पहला आपका है बीपी है, दूसरा कितना है आपका एपी है। ठीक है ना, मैंने S1 S2 करके लिया हुआ है, लेकिन आप यहां कह सकते हो बीपी है पहला, दूसरा एपी है। तो क्या बीपी माइनस एपी ही तो पाथ डिफरेंस होगा ना, बीपी माइनस एपी ही क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। तो हमें बीपी निकालना है। ठीक है ना, ऐसा मान लिया आपने कि जो स्लिट है, जो स्क्रीन है, उसके बीच का डिस्टेंस आपका डी है। ठीक है ना, अब आपको अगर मान लो एपी निकल गया और बीपी निकल गया, इन दोनों में से माइनस कर गए तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो हम बता पाएंगे कि ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। ठीक है ना, और सेंटर से इसकी क्या ले ली पोजीशन, एक्स ले ली। ठीक है ना, अब अगर आपको क्या निकालना है, एपी निकालना है, एपी। तो एपी निकालने के लिए आप क्या करो, ए से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर किस पर, स्क्रीन पर। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे, ये क्या दिखाई, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या है, पीजीटी लगा दोगे तो ये हाइपो है आपका, ये निकल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आप क्या करो, बी से कहाँ ड्रॉ करो, स्क्रीन पर परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल ये। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से आपको बीपी निकल जाएगा। तो बीपी में से एपी माइनस करोगे तो आपको पाथ डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ से आप ब्राइट डार्क की बात कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो इस चीज़ के लिए आप अलर्ट रहो जो मैं करने जा रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ज़्यादा हमको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये आपका डी है। ठीक है ना, यहाँ पर सब पॉइंट लिखा है कि वेवलेंथ लैम्डा है, ए और बी टू नैरोर स्लिट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा, ए और बी की डिस्टेंस है डी, तो ए वाला कितना होगा, ए से लेके ये डिस्टेंस, क्योंकि आपको बीच में जब ड्रॉ एक क्यू बनेगा, ये आर बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा d/2, ये बनेगा तुम्हारा d/2, क्योंकि ये क्या है, ये d/2 है, ये भी क्या है तुम्हारा d/2 है। तो दोनों d/2 होंगे, क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी, इसका करना है कैलकुलेशन। तो ठीक है, और सी पर जो बनने वाला है वो सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला आपको पता है। ठीक है ना, अब वही है कि बोलो बेटा जी, कंसीडर अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सी, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट पॉइंट पी क्या होगा, बीपी माइनस एपी होगा, हमें यही निकालना है। ठीक है ना, तो फिगर से देख सकते हैं आप लोग क्या बनेगा, पी क्यू कितना बनेगा, बताओ बेटा जी, व्हाट इज द एपी, एपी क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर।
इसका स्क्वायर हो जाएगा डी, और क्यू और पी कितना होगा, क्यू और पी क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक्स है और ये डी है, तो एक्स माइनस डी बाई टू होगा, उसको हम रख लेंगे। देखो यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस डी बाई टू है, और पी आर इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस डी बाई टू है, ये वाला पी आर पूरा का पूरा। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो अब इसमें आ जाते हैं तो क्या कहोगे, इसमें अगर आ गए तो इसमें अगर आ गए देखो क्या करोगे, नाउ बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस, है ना, डी आर स्क्वायर। पहले बी पी स्क्वायर निकाल लेंगे अलग से, फिर ए पी स्क्वायर अलग से निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ कह सकते हो कि बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर होगा, बी पी प्लस ए पी होगा, बी पी माइनस ए पी होगा, और इसका स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2xd आएगा, आपको पता है। ठीक है ना। अच्छा अब देखो बी पी और ए पी, ध्यान देना आप लोग। देखो अगर पी क्या है, अगर ये पी सी के बहुत नज़दीक है तो आप देखोगे बीपी और एपी दोनों बराबर होंगे, लगभग बराबर होंगे। अगर इफ पी इज लाई वेरी क्लोज टू सी, तो ये वाला जो एपी है वो लगभग डी के बराबर होगा, और जो बीपी होगा वो लगभग डी के बराबर ही होगा, तो वही हमने लिखा हुआ है। अच्छा तो बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू 2xt अपॉन बीपी प्लस एपी, एज पी लाइज वेरी क्लोज टू सी देन वी कैन से दैट बी पी अप्रॉक्सीमेटली ए पी अप्रॉक्सीमेटली डी हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो इसको हम नीचे आपका डी लिख सकते हैं, इसको ये भी डी है और ये भी डी है, तो इसको 2d लिख सकते हैं, लेकिन इसको जीरो नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस करने से एग्जैक्ट जीरो आ जा रहा है, तो हम माइनस कर नहीं सकते हैं, हम प्लस करके हम डबल कर सकते हैं बट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस करने के बाद जीरो आता है, जीरो की मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग होती है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं कर सकते हैं। तो बी पी प्लस क्या कर दिया हमने ए पी, अब वो 2d दोनों बराबर हैं तो इसको लिख देंगे 2d। ठीक है ना, 2 से 2 कटेगा, तो जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आया, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी आया। क्या आया, ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया ये, और यही डिसाइड करेगा कि फ्रिंज क्या होगी, ब्राइट होगी कि डार्क होगी। ठीक है ना, यही डिसाइड करेगा। तो अब आप आ जाओ, तो आपने कहा कि ब्राइट फ्रिंजेज के लिए क्या होगा, फॉर ब्राइट फ्रिंजेज पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा जी, एक्स डी अपॉन डी कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। ये जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। फिर आपने कहा कि ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एन लैम्डा अपॉन एन लैम्डा डी अपॉन डी। ये क्या आया, ये जो है ब्राइट फ्रिंज की एक्स क्या हो गया, एक्स जो है ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। ठीक है ना, अब एन इक्वल टू रखोगे जीरो तो आएगा एक्स नॉट आएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर आपका क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। फिर एन इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला ब्राइट आएगा, लैम्डा डी अपॉन डी फर्स्ट ब्राइट आएगा। फिर एन इक्वल टू क्या रखोगे, 2 रखोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा दूसरा ब्राइट आएगा, ऐसे तीसरा ब्राइट आएगा, चौथा ब्राइट आएगा। और आपको पता है कि 2 ब्राइट अगर हैं, दोनों ब्राइट के बीच का जो डिफरेंस है वही तो आपका क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ। तो x2 आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए आपने कहा x2 मिल गया आपको और x1 मिल गया आपको, 2 कोई ब्राइट आपने लिया, पहला जैसे इसमें हमने कहा ये वाला, जैसे मान लीजिए इसमें पहला ब्राइट कौन है, पहला ब्राइट ये है, दूसरा ब्राइट कौन, दूसरा ब्राइट ये है। तो पहला ब्राइट मान लो, पहला ब्राइट आपका x1 है और दूसरा ब्राइट मान लो आपका x2 है, तो x2 माइनस x1 क्या आएगा, फ्रिंज विड्थ आ जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव है ना बेटा जी। तो बस आपने कहा कि x1 निकाल लिया आपने, x2 निकाल लिया पोजीशन। फिर आपने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस क्या कहलाते हैं, उसको x2 माइनस x1, ये लैम्डा डी अपॉन डी, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलेंगे इसको, यही आपकी फ्रिंज विड्थ है बीटा। ठीक है ना। वैसे डार्क में आ जाओगे, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा बेटा जी, फॉर डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये पाथ डिफरेंस तो निकाला आपने है 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। फिर x इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब n इक्वल टू रखोगे 0 तो पहला डार्क मिलेगा लैम्डा डी अपॉन 2d। अब n इक्वल टू रखोगे 1 तो आपको सेकेंड डार्क मिलेगा x1 इक्वल टू 3 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है ना। n इक्वल टू अगर आप 2 रखोगे तो आपको x2 क्या मिलेगा, 5 लैम्डा अपॉन, ये आपका थर्ड डार्क मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है बेटा जी। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे, डार्क, है ना, डार्क फ्रिंजेस। तो कोई दो ले लो आप, किसी दो, चाहे आप x2 ले लो, x1 कोई दो ले लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो। x2 माइनस 5 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 3 लैम्डा डी अपॉन 2d।
ये कट गया तो लैम्डा, देखो ये बीटा आ गया। तो बीटा क्या देख रहे हो आप लोग कि बीटा का फार्मूला जो ब्राइट के लिए आया वही डार्क के लिए भी आया। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, ये लिखा आपने। ठीक है बेटा जी। इसके बाद क्या है, अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है। ओके बेटा, थैंक यू।